अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? जी, मानसून की बारिशें जो हैं वो बड़ी शिद्दत से स्टार्ट हो चुकी हैं पूरे मुल्क में और जो है इसकी वजह से नशीबी इलाके जो हैं वो भी ज़ेर आब आ रहे हैं और हमारे यहाँ जो पानी का मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, वो हमें बेहतर करने की हमेशा से ज़रूरत रही है। मैं जानती हूँ बहुत से लोग इस बात से ख़फ़ा होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि डेफ़िनेटली सी बात है, कुछ भी हो जाए हम ही अगर आवाज़ उठाना भी बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा इस मुल्क का? आवाज़ तो हमने उठाते रहना है। यहाँ पर यही पानी अगर हम इसको स्टोर करने के हमारे पास रिसोर्सेज हों तो हम सारा साल इस पानी को बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये बात तो सबको पता है, तमाम इदारों को पता है, लेकिन इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाए और इस काम में तेज़ी आए, ताकि इंस्टेड ऑफ के लोगों की जानें जाएं इस पानी से और ये क्लाउड बर्स्ट होने से या ग्लेशियर के मेल्ट होने से, बल्कि ये पानी जो है हम अच्छे से यूज़ कर सकें और हमारे काम आ सके। तो बातें चलती रहेंगी, गपशप आप लोगों के साथ चलती रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं भी तलहा अकरम, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तलहा, मौसम तो वाकई में बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छे के साथ साथ अब ये नुकसान भी लाता है और इसके साथ साथ नुकसान लाती है वो जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होती, महंगाई। क्योंकि इस मौसम में, अब पहले होता था किसी मौसम में लोग थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते थे, जी अब मौसम अच्छा हुआ है तो अक्सर न्यूज़ आ रही होती थी, लोग पकोड़े खा रहे हैं लोग। अब इस मौसम में भी लोग यही चीख रहे हैं, महंगाई महंगाई महंगाई। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, शायर लोग कहते हैं कि दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम ही अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल का मौसम किसी का अच्छा नहीं है, क्योंकि महंगाई इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रही है उस मिडिल दिल भी अब क्लास पर, उस महंगाई मीडियोकर। से, दिल भी महंगाई पे चलता है अब। एग्जैक्टली ऐसी बात है, दिलो दिमाग दोनों महंगाई पर चलते हैं। और ये जो पेट्रोल है इसने तो जीना जोबर कर दिया है, खा वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो। इस वक्त वो खासी परेशान है। 18 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पेट्रोलियम डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह कहा गया कि पेट्रोल की जो कीमत है वो ₹5.44 उसमें इजाफा कर दिया गया। फिर इसके अलावा डीजल में ₹31.05 इजाफा कर दिया गया। मट्टी के तेल में ₹34.33 का इजाफा कर दिया गया। तो इससे आवाम जो है वो काफी मुश्किलात से दो चार है। और साथ ये कहा गया कि 20 जुलाई से रोजाना की बुनियाद पर कीमतें जो है उनमें रद्दो बदल किया जाएगा। यानी आज से रोजाना की बुनियाद पर जब मैं पेट्रोल दिलवाने जाऊंगा तो मैं मीटर देखूंगा कि पेट्रोल कितने रुपए बढ़ा है या कम हुआ है। तो अब ये सूरत हाल हुआ करेगी। और इसके अलावा इसमें चूंकि पेट्रोल की जो कीमत है वो तो है, लेकिन उसमें जो बेतहाशा टैक्सीज हैं उन्होंने आवाम का जो जीना है वो महाल करके रखा हुआ है। वो मैं आपको अभी एदादो शुमार आपके सामने रखता हूँ। अगर बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल की जो असल कीमत है वो ₹191.42 है, जबकि पेट्रोल मिल रहा है ₹316.15 में। और इसमें जो टैक्सीज हैं वो कुछ इस तरह से है। पेट्रोलियम लेवी ₹80, क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी ₹5, कस्टम ड्यूटी ₹18.16। इसके अलावा जो इनलैंड फ्रेट एक्वलाइजेशन है वो ₹6.95। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो मार्जिन है वो ₹7.87। और डीलर मार्जिन वो भी रखा गया है ₹8.64। इसी तरह डीजल पर अगर आए तो डीजल की जो इस वक्त असल कीमत है वो है ₹241.70 और जो मिल रहा है वो ₹354.35। मजमूई तौर पर ₹112.35 के टैक्सीज आयद है डीजल पर। और इसके अलावा उसकी जो एदादो शुमार है, पेट्रोलियम लेवी ₹70.82, कस्टम क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी ₹5, कस्टम ड्यूटी ₹15.68, इनलैंड फ्रेट एक्वलाइजेशन जो है वो ₹4.43। इसके साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो मार्जिन है वो ₹7.87 और डीलर मार्जिन ₹8.64। तो पेट्रोल की कीमत अगर हमें उस जो मिले तो वो तो काफी खासा सस्ता है जो जंग से पहले था, लेकिन आवाम का जीना महाल करके रखा है टैक्सीज ने। और ये बेतहाशा जो टैक्सीज हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसमें सोचना चाहिए। और गरीब को इसके बाद जो 20 तारीख यानी आज से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो रोजाना की बुनियाद पर उनमें रद्दोबदल किया जा सकेगा। तो इससे जो आवाम को मैं यूं कहूंगा कि आवाम के हाल पर छोड़ दिया गया, बेयारो मददगार गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। और इससे काफी ज्यादा सवालात खड़े होते हैं कि अब आवाम को
किस तरह मैनेज कर पाएगी, क्योंकि सबसे पहले तो जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। जितने भी स्टेक होल्डर थे, इवन के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो कि बेनिफिट ले रही थी सारी सूरत हाल से, उन्होंने भी इस सारी सूरत हाल को रिजेक्ट कर दिया कि हमें ये लीथल हमारे लिए नहीं है, और महंगाई का शिकार जो आवाम है वो मसाइल से दो चार होगी। और क्योंकि उसका जवाब यह है पाकिस्तान के लिए ये सूटेबल क्यों नहीं है। पाकिस्तान इज एन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, तो पाकिस्तान की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको ये कहा जाता है कि आप 20 से 24 दिन का जो ऑयल रिजर्व है वो अपने पास रखें। और पाकिस्तान पेट्रोल खरीदता है सिंगापुर प्लेटलेट्स के मुताबिक, तो पाकिस्तान जो कि 20 से 24 दिन का ऑयल रिजर्व रखता है और वो खरीदता है सिंगापुर प्लेटलेट्स के मुताबिक, तो जब वो खरीदेगा यानी कि एक हफ्ते की बाइंग है वो एक दिन के मुताबिक हुई है सिंगापुर प्लेटलेट्स के मुताबिक, तो फिर अगले हफ्ते में वो किस तरह एप्लीकेबल होगी जब मार्केट में रोजाना की बुनियाद पर कीमतें जो है वो फ्लक्चुएट होंगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अवाम जो है वो बेयारो मददगार यहाँ पर उसको छोड़ दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल है जो हमें देखने में मिल रही। ओके, तो महंगाई का तूफान आपने कहा बहुत ज़्यादा डेफिनेटली वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये महंगाई तो जब से मुझे लगता है हम पैदा हुए हैं, जब से ये मतलब मुल्क बना है, मुझे लगता है ये बढ़ती ही है, कभी कम हमने होती दिखाई नहीं दी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें तो कोई दो राय है नहीं, और उसमें रिसेंट ज्यादा पीछे हम जाते नहीं है, हम रिसेंट पास्ट की बात करते हैं, इसी गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसी मशरक़ वुस्ता वार में के दौरान की बात करते हैं। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो फौरन जो किराए हैं वो भी बढ़ जाते हैं, अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। लेकिन जब कीमत कम होती है तो फिर वही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो बेनिफिट ले रही थी वो खत लिखती हैं कि हजूर वाला हमें नुकसान हो रहा है तो ये ना किया जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2 रुपया पेट्रोल कम करके आवाम से मजाक किया जाता है। और उसी तरह जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किरायों में कितना कमी होती है, 5%, 6%, या वो भी कहीं नहीं की जाती। और अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उनमें कमी नहीं की जाती, वहां पर कोई प्राइसिंग कंट्रोल मैकेनिज्म हमें नजर नहीं आता। तो ये ज्यादा माजी में जाने की बात नहीं, अभी अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो ये हमें मिसालें मिलती हैं कि पाकिस्तान में कहा यह जाता है, जुबान ज़द आम ये बात है कि एक दफा अगर महंगाई ऊपर चली जाती है तो उसको नीचे लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर इक्तदार के ईवानों में तो फैसले होते हैं लेकिन उसको स्ट्रीट लेवल तक लाना, उसके लिए कोई प्राइसिंग कंट्रोल मैकेनिज्म इस वक्त तो कम अज कम हमें नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैकेनिज़्म हमें वही बात मैं करूँगी कि जी हमें तो कभी नज़र नहीं आया कि आखिर महंगाई पे हमने कभी सुना हो, कभी आवाम ने ये कहा हो कि इस दौर में या इस दिन जो है वो महंगाई कम हुई है। और हम बड़े खुश हैं कि अब ये वाला टाइम आ गया है कि महंगाई में कमी आई है। हमने हमेशा आवाम को रोते देखा है, और प्रॉब्लम ये है कि जब तक आवाम ही खुश नहीं होगी ये मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा। इसका गरीब इंसान जो है उसी तरह महंगाई 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 करता है। जी आप लोगों को बताती चलूँ जी, जैसे अभी तलहा ने बताया कि पेट्रोल जो है वो 5 रुपये 44 पैसा और डीजल 31 रुपीज़ 5 पैसा महंगा हुआ है, और ये कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आए मतलब ये कोई अब वीकली नहीं होगा, ये कोई अच्छा ये मतलब कोई इसके ऊपर कोई वो नहीं, कंट्रोल नहीं है अब। एनी हो, थैंक यू सो मच तलहा, आपने ज्वाइन किया और आपने रिपोर्ट शेयर की। आपके साथ थोड़ी सी हम न्यूज़ शेयर करेंगे जी फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, स्पेन दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को शिकस्त देकर दुनिया फुटबॉल का नया हुक्मरान बन गया है जी। तो स्पेन ने ले ली है जी फतह। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने इजाफी वक्त में अर्जेंटाइन को 0-1 से शिकस्त देकर दूसरी मरतबा दुनिया का फुटबॉल चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला 106वीं मिनट में उस वक्त हुआ जब फेरान टोरेस ने जी करीब से ताकतवर शॉट लगा कर गेंद जो है वो बॉल जो है वो जाल में पहुंचाई और स्पेन को तारीखी फतह दिला दी। वर्ल्ड कप फाइनल से शायकीन को एक यादगार मुकाबले की उम्मीद थी, ताहम मैदान में सख्त टकराव, मुसलसल फॉल्स और बार बार खेल रुकने के बायस मैच अपनी रवानी बरकरार ना रख सका। इसके बावजूद स्पेन ने आगाज़ ही से बेहतर खेल पेश किया और गोल के कई वाज़े मौके भी बनाए, लेकिन अर्जेंटाइन के गोलकीपर एमिलियानो हर बार दीवार बनकर सामने आए। अर्जेंटाइन को इस वक्त बड़ा धचका लगा जब मुकर्ररा वक्त के इख्तितामी लम्हात में मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस खतरनाक
जो है टैकल पर दूसरा पीला कार्ड मिलने के बाद मैदान से बाहर भेज दिए गए, जिसके बायस दफाई चैंपियन इजाफी वक्त में सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने पर मजबूर हो गए। इजाफी वक्त में भी मार्टिनेज ने कई शानदार जो है सेव्स करके स्पेन को रोके रखा। यहाँ तक 106वें मिनट में जो है निको विलियम्स के हेडर के बाद जो बॉल है फेरन टोरेस तक पहुंची, जिन्होंने ज़ोरदार शॉट लगाकर स्पेन के लिए फैसला कुन गोल कर दिया। आप कह रहे होंगे सामिया बड़े गौर से और बड़ी वो डेफिनेटली उर्दू में न्यूज़ लिखी होती है और नेम्स जो हैं उनके वो तो थोड़ा सा सामिया इतनी मेहनत से वो पढ़ रही हैं नेम्स और ये वो, उसकी रीज़न है जी फुटबॉल जो है वो हर कोई मैच नहीं देखता, लेकिन आजकल के दौर में मैंने देखा है बच्चों का बड़ा फेवरेट खेल ये बन चुका है और ये जो हमारी न्यू जनरेशन है ये बड़ी क्रेजी है इसके लिए। तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है फुटबॉल का, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, है इंटरेस्टिंग गेम, लेकिन जो लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको डेफिनेटली बड़ा शौक होता है। और जैसे कुछ लोग जो होते हैं, कुछ हीरोज़ जो होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो इतने फेमस होते हैं, तो जैसे फुटबॉल के जो फेमस थे जब वो आउट हुए तो वो एक वाक़ई भी हुआ कि वो जो फेमस खिलाड़ी था, ठीक है, वो आउट हुआ। लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो हैं, ये ख़बरें जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके लोग सुनते हैं, जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मैंने देखा कि लोगों ने बड़े शौक से मैच देखे, जितने भी फुटबॉल किया है, जो बड़े शायकीन हैं, इसके लवर हैं, फुटबॉल लवर हैं। तो वर्ल्ड कप का अख्तिताम आपको बताते चलें जी, स्पेन की फतह, अर्जेंटाइन की मायूसी और फुटबॉल की तारीख में एक नए बाब के आगाज़ के साथ हुआ, जहां लारोखाने ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन टीमों में क्यों शुमार की जाती है। स्पेन 2010 में अपनी पहली आलमी ट्रॉफी जीतने के बाद दूसरी मरतबा फाइनल में पहुंची और फतहयाब हुई। दूसरी जानिब अर्जेंटीना 7वें बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। इससे कबल ये टीम 1978, 1986 और 2022 में आलमी चैंपियन बन चुकी है और अब मुसलसल दूसरी बार टाइटल अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म थी। तो फतह जो है वो जी स्पेन की हुई। जितने भी आई थिंक ख़ासतौर पर पाकिस्तान क्योंकि उसमें नहीं है, तो जितने भी पाकिस्तानी शायकीन और पाकिस्तानी फ़ुटबॉल लवर्स हैं उन्होंने अपनी अपने फेवरेट खिलाड़ी और फेवरेट टीम्स बनाई होती हैं। तो मैंने देखा है हर बच्चे को अपनी टीम के लॉस करने से उसको दुख होता है। तो अच्छा लगता है कि ये वो वाली खेलें हैं जिस पे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है और आप इसमें इंटरेस्ट लें बच्चे, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। मोबाइल्स पे गेम्स हैं, घर में ही आप समझ लें मैदान बन चुके हैं। तो वो अच्छा लगता है जब आप इस तरह की गेम्स में बच्चे अभी भी इंटरेस्ट लेते हैं। इसके साथ ही आपको मौसम के हवाले से भी न्यूज़ शेयर करेंगे जी। पंजाब में मानसून की धमाकेदार वापसी, बारिशें कब होंगी? मानसून बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया, जिसके असरात के बायस आज लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि दोपहर के बाद हल्की बारिश मुतवक्को है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुँचने का इम्कान है। मुमकिना बारिशों के पेश नज़र PDM में पंजाब ने तमाम ज़िलाई इंतज़ामिया को अलर्ट जारी करते हुए नशेबी इलाकों और हसास मकामात पर पेशगी हिफाजती इंतज़ामात मुकम्मल रखने की हिदायत की है। दूसरी जानिब MD वासा गफरान अहमद ने भी लाहौर में बारिश के इम्कानात के बायस तमाम ऑपरेशनल अमले को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। उनका कहना है कि जब तक शहर की शाहराहों और नशीबी इलाकों से बारिश का पानी मुकम्मल तौर पर निकाल नहीं लिया जाता, अफसरान और फील्ड अमला अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देता रहेगा। हुकाम ने शहरियों को भी बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और मौसम से मुतल्लिक ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखने की हिदायत की है। तो जी मानसून में अपना ख्याल रखें। डेफिनेटली सी बात है, बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने को कहा गया है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे जाना भी होता है और कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी भी होती हैं या उनका पहले से वो एक स्केड्यूल हो जाता है कुछ चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हुए सफ़र करें। अच्छा, मानसून में चिकन और मटन खाने से पहले एहतियात ज़रूरी है जी, बिल्कुल। अब मानसून का मौसम आता है, बारिशों का मौसम आता है, तो हमने देखा बहुत से लोगों को और कुछ नहीं बस खाने का शौक़ चढ़ जाता है कि जी अब बारिश हो रही है, अब ये होना चाहिए खाने को, ये चल के खाते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं।
तो मटन और चिकन खाने से पहले एहतियात ज़रूरी है। माहिरीन ने अहम हिदायत जारी कर दी हैं। चिकन और मटन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले गोश्त में शुमार होते हैं। ये ना सिर्फ जायके के एतबार से मकबूल हैं बल्कि प्रोटीन, वाइटामिन और ज़रूरी मादनियात से भरपूर होने की वजह से मतवाज़न ग़िज़ा का अहम हिस्सा भी समझे जाते हैं। ताहम माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि बरसात के मौसम में इन दोनों अक़साम के गोश्त का इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान खुराक से पैदा होने वाले इन्फेक्शन और निज़ाम हाज़मा से मुतल्लिक मसाइल का ख़तरा बढ़ जाता है। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर रेनोका माइंडे के मुताबिक मानसून में हमेशा ताज़ा, साफ़ और मेयारी गोश्त तो है वो ख़रीदना और इस्तेमाल करना चाहिए। इनके मुताबिक गोश्त को अच्छी तरह पकाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि नीम पका या ज़्यादा देर तक खुले माहौल में रखा हुआ गोश्त बैक्टीरिया की अफजाइश का सबब बन सकता है, जिससे मैदे और आंतों के इन्फेक्शन समेत मुख्तलिफ तिब्बी पेचीदगियाँ जन्म ले सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक चिकन आला मेयार की प्रोटीन फराहम करता है और मटन के मुकाबले में इसमें चिकनाई निस्बतन कम होती है, इसलिए इसे हज़म करना भी निस्बतन आसान समझा जाता है। चिकन पट्ठों की मजबूती और जिस्मानी तवानाई बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। ताहम इसके बावजूद इसका इस्तेमाल भी एतदाल में भी होना चाहिए। उनका कहना है कि प्रोटीन के हाजमे के दौरान जिस्म में हरारत पैदा होती है, इसलिए ऐसे अफराद जो जिस्म में गर्मी, तेज़ाबियत या पित्त की शिकायत का शिकार हों, उन्हें चिकन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग़िज़ाई माहिरीन ने ज़ोर दिया है कि मानसून के मौसम में गोश्त खाते वक्त सफाई, ताज़गी और मुकम्मल पकाने के असूलों पर सख्ती से अमल किया जाए। उनके मुताबिक मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल किया गया चिकन या मटन सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन गैर मियारी, नीम पका या ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त मुख्तलिफ बीमारियों और सेहत के संगीन मसाइल का सबब बनता है। तो जी वही बात आ जाती है, चाहे मानसून हो चाहे कोई भी मौसम हो, आपको रखना है अपना ख्याल। ये तो नहीं है कि जी मानसून है तो हमने ख्याल रखना है और मानसून नहीं है तो हमने ख्याल नहीं रखना। मेरा ख्याल है कि ठीक है, ये न्यूज़ हमने शेयर की, इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की कि मौसम ये चल रहा था, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि कोई भी मौसम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और हम सारे इसमें बहुत केयरलेस हो जाते हैं, मैं खुद बहुत केयरलेस हूँ कि हम लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है बस हमने वो खानी है, चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो उस टाइम पे ना हो। अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो देखिए हम विंटर्स में भी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। अगर और जिन लोगों को चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं होती, वो विंटर्स में भी कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बहुत वही बात है कि हम लोग अपनी टेस्ट को ज़्यादा देख रहे होते हैं और अपने फ़ायदे को कम देख रहे होते हैं। तो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो भी मौसम हो। सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है भाई। और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के हवाले से बताते चलें जी, सदर ट्रंप और शकीरा की पेशगोइयाँ जो हैं वो नाकाम हो गई हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से कब आप देखें कि जी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा है शकीरा ने स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान होने वाले सनसनीखेज़ मुकाबले के हवाले से अपनी राय का इजहार किया था। न्यू जर्सी में होने वाले इस मेगा इवेंट के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 0-1 से शिकस्त देकर आलमी कप जो अपने नाम किया है। फाइनल से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शकीरा ने दफाई चैंपियन अर्जेंटीना की जीत का इजहार किया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी थे। जी बिल्कुल, मेसी सब लोग यही समझ रहे थे कि मेसी ही विन करेगा और ये उनकी टीम ही जीतेगी, अर्जेंटीना ही जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो है वो कई दफ़ा आप जो सोचते हैं उससे एक्सपेक्ट जो कर रहे होते हैं उससे उलट हो जाता है। जो जीत और हार होती है, आई थिंक रोनाल्डो ने भी ये साबित किया है कि जो जीत और हार होती है ये तो वक्ती तौर पे होती है। असल जीत जो होती है वो दिलों को जीतना होता है। और मैंने देखा कि जैसे वो लोग जिनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं था इस गेम से, वो भी रोनाल्डो के लिए काफ़ी दुखी मैंने देखे। तो बात यही है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, कभी अर्जेंटीना जीतेगा, कभी स्पेन जीतेगा, कभी कोई और जीतेगा। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि वो कितने अच्छे से खेला गया, वो मैच कितना अच्छा लोगों को लगा, और जो उसमें जो प्लेयर्स थे वो कितना एथिकल होकर खेले, ये ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। एनी हो, लियोनेल मेसी दोनों शख्सियात के पसंदीदा खिलाड़ी हैं और इसीलिए उन्होंने स्पेन को इस फाइनल में कमज़ोर टीम के तौर पर लिया था। सदर ट्रंप मेसी के जो हैं वो असिस्ट के जी मद्दा थे, जबकि शकीरा के बच्चे स्पेन की हिमायत में थे और गुलकारा मेसी के साथ दोस्ती की वजह से
अर्जेंटीना की जीत के हक में थी। जी, दोनों ही पार्टीज़, डोनाल्ड ट्रंप और शकीरा, दोनों ही डेफिनेटली उनके मेसी के साथ अच्छे टर्म्स थे और उनके फ्रेंड्स भी थे, जैसे शकीरा भी थी, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उनको वैसे ही पसंद करते थे, तो इसलिए उनका वोट जो था वो उनकी तरफ था। बट जो डोनाल्ड ट्रंप और शकीरा चाहते हैं, आखिर वो तो नहीं होना था, होना तो वो था जो होना था, और इसलिए जी जीत चुके हैं जी स्पेन। तो हम ये जो न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जी वो नहीं हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो नहीं हुआ जो शकीरा ने कहा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा होता है और हमेशा से होता है कि कोई जीतता है, कोई हारता है। और हमारी अपनी लाइफ में अगर मैं बात करूं कि हम खुद भी जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मैं अक्सर यूथ को जब मैं ट्रेनिंग सेशंस देती हूँ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ या किसी डिपार्टमेंट के लोगों को दे रही होती हूँ, तो मैं यही बात करती हूँ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर कि देखिए, आपने लाइफ में जीत और हार जो है ना वो अपना टारगेट नहीं रखना होता। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। जब आपका टारगेट ही वो होगा कि जी हमने लाइफ में कुछ करना है और अच्छा करना है, तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आप एक टारगेट सेट कर लेंगे, नहीं जी मुझे यहाँ पर जीतना है, मुझे ये लेना है, बस इतने मार्क्स लेने हैं, इतना ग्रेड लेना है, तो होगा क्या, जब उससे थोड़ा सा कम होगा तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। और आजकल के बच्चों में हमने देखा कि डिप्रेशन लेवल और आजकल के लोगों में इसीलिए बढ़ रहा है कि वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका, मुझे लगता है कि वो जो ओपिनियन है या उनका जो कॉन्सेप्ट है अबाउट विनिंग वो डिफरेंट है। हमने उसको हमेशा लेकर चलना होता है और कभी भी गिव अप नहीं करना होता, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है और करता रहता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, और अगर नहीं समझ आई तो देखते रहें मेरा शो। मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमें ज्वाइन किया जी डॉक्टर एजाज ने, जो कि एनालिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, हम ठीक हैं, लेकिन वही बात है, ये न्यूज़ अभी मैंने देखी, ये पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा जो है वो स्प्रेड हो रही है, मतलब आप देख लें कि वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पर, और जो जो इंसान इसको देख रहा है, सुन रहा है, उसको बिलीव ही नहीं हो रहा कि छोटे छोटे बच्चों में HIV इस वजह से फैल रहा है। मतलब वो हॉस्पिटल्स में नर्सिस हो जाएं, चले आप वहाँ पर नर्स बॉय, वो जो नर्सिंग सेंटर्स के वो क्या होते हैं, बॉयज़ होते हैं या लेडीज़ होती हैं, क्या वो इंसान नहीं होते हैं? जब वहाँ डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल इंसान है ही नहीं, किसी और मखलूक से वो ताल्लुक़ रखते हैं, कोई जानवरों से भी नीचे की कोई मखलूक है जिन्होंने ये हरकत की है। शुक्रिया आपने मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे लिया। सिंध से बहरहाल कोई अच्छी खबर सुनने को हमें नहीं मिलती है। कभी क्या मसला होता है, कभी क्या मसला होता है। अब की बार ये जो खबर, ये पिछले कुछ 8 महीने से इस तरह की खबरें आ रही थी, हॉस्पिटल के जो ज़राए थे। मैं चूंकि खुद भी एक ज़माने में इस हॉस्पिटल का हिस्सा रह चुका हूँ, मेरा हाउस जो वलीका हॉस्पिटल का है, सो मैंने बड़े करीब से देखा था कि वहाँ क्या हो रहा है। और तो आपने कंप्लेन की थी जब आपने देखा था? मैं ना सिर्फ मैंने, बल्कि उस वक्त हमारे साथ जितने भी लड़के और मसलन फीमेल और मेल स्टूडेंट थे, हमने बड़ी आवाज उठाई थी। चूंकि हम स्टूडेंट लेवल पे आप बड़े पुरजोश होते हैं, और इन चीजों को जब मैंने, जो आपका एक 12 मंथ का एक टाइम पीरियड होता है, मैंने सिर्फ 3 मंथ वहाँ किया था। हालांकि मेरे पास 9 मंथ बचते थे वहाँ, मैं वहाँ कर सकता था, मैं चाहता तो मैंने वहाँ नहीं कंटिन्यू किया, क्योंकि वलीका हॉस्पिटल ये लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इस हॉस्पिटल का जो, इस अदारे का जो बजट होता है सिर्फ हॉस्पिटल का, वो एक खतीर रकम होती है। मसलन आप ये कह सकते हैं कि 5 to 6 बिलियन रुपीस होते हैं पर ईयर्स। उसके अलावा ये कंपनियों से भी पैसा इकट्ठा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लेबर तबका जो होता है, जो मजदूर तबका होता है, जो सिंध की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनकी फैमिली, उनके अहल वयाल की ट्रीटमेंट यहाँ फ्री में की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सबसे पहले आप जिस चीज को फेस करेंगे वो ये है कि इनकम्पिटेंसी है। यहाँ पर जो स्टाफ हो, उस वक्त, अब इन्होंने गुज़श्ता साल इन्होंने हायरिंग कुछ की थी, डॉक्टर्स की हायरिंग की थी, लेकिन मैं सबसे पहले स्टाफ की बात करूंगा तो 89 डेज पर इन्होंने लोगों को उठाया हुआ था 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पर। उनमें से बेशतर लोग क्वालिफाइड नहीं थे। यहाँ पर हर
मुख्तलिफ तबकात हैं जिनके मुख्तलिफ जैसे कि एक तंजीमें हैं, लाइक एक कंपनी वर्कर्स की यूनियन होती है, फिर उसके अलावा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर तंजीम के लोगों को वहां पर खपाया जाता है, जहां जिनके पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं होती लेकिन वो काम जानते हैं। बेशतर लोग ऐसे थे, बेशतर ऐसे थे कि जो नर्स, स्टाफ नर्स नहीं थे, उनको आईपीसी के आई का भी नहीं पता का इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल होता क्या है। सिरिंजेस की जहां तक बात है, तो मैं जब वहां पे था तो मैंने खुद ये देखा कि एक सिरिंज से मुतअद्दिद लोगों को इंजेक्शन लग रहे हैं। अब जब मैंने जो सीनियर इमरजेंसी स्टाफ थी उनसे जब मैंने पूछा कि आप ये गलत कर रही हैं, तो मुझे कहने लगी नहीं, हम वी आर चेंजिंग द नीडल टू एवरी पेशेंट। हम सिरिंज तो मुख्तलिफ एक ही है लेकिन हम नीडल चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक सिरिंज 15-20 रुपए की उस वक्त थी या 30 रुपए की होगी, लेकिन वो हर पेशेंट पे उसकी नीडल चेंज कर देते थे। नीडल चेंज करने से ऐसा नहीं है कि वो जो एक हमारे यहाँ वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है कि जब आप पुट करते हैं तो पुट करने के साथ ही नीडल इंसान के जिस्म के जो भी जरासीम है वो उस पूरी नीडल तक चले जाते हैं, पूरी सिरिंज में अंदर तक चले जाते हैं। तो बहुत बुरा हाल था, और अब आइंदा भी होगा। ये जो 200 बच्चों में एड्स की तशखीस हुई है, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है, लेकिन अब जाके चूंकि ये मीडिया की जीनत बनी है और आजकल हर न्यूज चैनल इसको उठा रहा है। इवन अभी सीएम सेन ने भी एक मीटिंग कंडक्ट की है कि उसमें कुछ 45 के करीब लोगों को सस्पेंड किया है। लेकिन ये वो लोग हैं जो माजी में जो उसमें हाई ऑफिशियल्स हैं, वो लोग हैं बेशतर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, या एक दो वो लोग हैं जो हाल ही में वहां पे एमएस या डीएमएस रहे हैं। चूंकि एड्स ये पिछले 2-4 महीनों में नहीं हुआ, ये पिछले 3-4 सालों में हुआ है। अभी कुछ लोग सामने आए हैं, वो लोग जो लोग सामने आए, बच्चे सामने आए हैं, तो उसके बाद इन्होंने मखसूस टाइम पीरियड में कार्रवाइयां की हैं, कुछ लोगों को रखा है, कुछ लोगों को बचाया है, कुछ लोगों को सस्पेंड किया है। क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट या ये सेसी का जो डिपार्टमेंट है, इसकी सबसे बड़ी बुराई ये है कि इसमें अगर आप एक पियन को भी हाथ लगाते हैं तो उसकी भी इतनी बड़ी अप्रोच होती है, बाज़-औक़ात वो किसी मिनिस्टर तक जाती है या बाज़-औक़ात वो किसी वडेरे तक जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो जुल्म की इंतहा हुई है, उन्हें डर नहीं लग रहा कि सबसे बड़ी अप्रोच ने जब पकड़ लिया तो कहाँ जाएंगे ये लोग? बस सिंध में वो खौफ जो होना चाहिए, जो सबसे बड़ी अप्रोच का खौफ, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप खत्म हो चुका है। सिंध जो रूलिंग पार्टी है, इसके जो चेयरमैन है, वो बारहा हर जगह वो ये कहते हैं कि जो हम हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आपने नौ मौलूद बच्चों से लेकर 2-4 साल तक के बच्चों को आपने 200, ये तो वो बच्चे हैं जिनकी स्क्रीनिंग हुई है। कई ऐसे होंगे जिनकी स्क्रीनिंग नहीं, बिल्कुल रिपोर्ट ही नहीं हुए। और एड्स के अलावा भी आप देखिए यहाँ पर रेशो जो कच्ची आबादी है उनमें हेपेटाइटिस बी और सी का बहुत ज्यादा है। तो मैं ये कहने में हक बजानम हूँ कि जो आपके पास एड्स के केसेस आए हैं, ये तो मसलन हम कह सकते हैं कि सैकड़ों में या दर्जनों में है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस बी या सी की जब स्क्रीनिंग होगी तो हजारों में आएंगे। क्योंकि मैं खुद इस चीज का विटनेस हूं कि सेसी में आने वाला हर दूसरा तीसरा पेशेंट हेपेटाइटिस बी या सी में मुब्तला होता था, जो एडल्ट पेशेंट होता। अच्छा, जब आपने ये ज्वाइन किया था, कितनी पुरानी बात है ये, जब आप स्टूडेंट थे? मैं ये ड्यूरिंग द कोविड, ये 5 to 6 years की बात है। 6 years से आप लोगों ने आवाज भी उठाई, लेकिन ना उस वक्त मीडिया को पता चला, ना ये देखिए इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, और अभी भी ना लिया जाता अगर ये बहुत ज्यादा इशू जो है वो हाईलाइट ना होता, मीडिया इसे ना करता। तो डॉक्टर साहब, ये इस तरह से जो वही सिस्टम चलेगा, उसी तरह लोगों को पनाह दी जाएगी, जो क्रिमिनल्स हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, तो किस तरह से हम कंट्रोल कर पाएंगे इसको? ये कल को उनके घर तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि जब ये फैलेगा तो उनके अपने घरों तक भी आएगा। एक्चुअली ये जो मतलब वो लोग जो फैसला कुन हैसियत रखते हैं, या वो लोग जो हायर अथॉरिटीज हैं, या जो वो लोग जिनके पास फैसला साजी की कुव्वत है, उन लोगों की तो ट्रीटमेंट आगा खान में होती है, साउथ सिटी में होती है। नहीं जी, बाहर चले जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने, यहाँ पे करवाने की भी जरूरत नहीं होती।
जी, या तो वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मारा है इसमें सिर्फ गरीब और मजदूर तबका जाता है। वो हम्म। जो अपने खून पसीने को सींच कर हमारे या इन सब के या जो मुल्क की मईशत में अपना एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बच्चों का मैं अब कल एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें वो एक फादर थे एक बच्चे के, अफेक्टेड बच्चे के, वो ये कह रहे थे कि मेरे बच्चों से गली मोहल्ले के बच्चों ने खेलना तक तर्क कर दिया, छोड़ दिया है कि इनको एड्स गो के एड्स इस तरह मसलन खाना पीना या गिलास यूज कर लेना या साथ बैठने या उठने से इस तरह एड्स मसलन फैलता नहीं है। लेकिन चूंकि चीज ऐसी है या नाम ऐसा है, ये बड़ी एक मायूब और बड़ी एक मसलन लाइफ थ्रेटनिंग समझी जाने वाली देखिए, बीमारियों में खेलना से एक। छोड़ देना डॉक्टर साहब, ये तो बात की बात है, ये तो चलो फिर आप सह लेते हो। जान तो इसमें तो जान जा रही है उस बच्चे की। पेरेंट्स के लिए कितना तकलीफ थे, उस बच्चे के लिए कितना तकलीफ थे कि एक जीते जाती एक जागती जान को आपने कत्ल कर रहे हैं। आप मतलब कर क्या रहे हैं ये लोग, मतलब समझ से बाहर हो रहा है। अगर मैं इतना ज्यादा इस चीज को देख कर सुनकर मैं इतना आप समझ लें इमोशनल हो रही हूँ, और इस चीज को देखकर एज अ मदर मुझे फील हो रहा है कि कितना बड़ा जुल्म है जो कर रहे हैं हम लोग। और हुकूमती इदारे और ये इदारे बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं अभी तक। मैं आपसे ये कहूंगा कि सिंध में ये जो है ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले लाड़काना में भी आया था। बिल्कुल सिंध में जो आया था। हेल्थ केयर कमीशन है वो इस मामले में उसकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। हेल्थ केयर कमीशन की जो आईपीसी पर वो फोकस ज्यादा करते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वो सिर्फ और सिर्फ जाके ये देखते हैं कि अगला बैठा हुआ है, लाइसेंस बना हुआ है नहीं बना हुआ, चले भाई इसके ऊपर फाइन कर दें और इसके साथ महीने का कोई पैसा बांध दें, वो महीना पैसा ला के हमें देता रहे। क्वेकरी कराची के अंदर हर गली में आपको 8 से 10 क्वैक डॉक्टर मिलेंगे। आपको क्वालिफाइड लोग यहाँ पर मिलेंगे ही नहीं, उनको टिकने ही नहीं दिया जाता। बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर किसी भी किस्म का, इतने बड़े बजट वाले हॉस्पिटल में आप ये देखें कि जब डॉक्टर्स की हायरिंग हुई है, कोई एक डॉक्टर भी मेरिट पर नहीं लिया गया। 250 के करीब डॉक्टर को गुज़श्ता अदवार अब गुज़श्ता साल लिया गया 2024 में और 25 में कुछ लोगों को 250 के करीब डॉक्टर्स को लिया गया, कोई एक डॉक्टर भी मेरिट पर नहीं लिया गया। तमाम के तमाम डॉक्टर्स को पैसे देकर लिया गया या उसके अलावा असर रसूख वाले बंदों को या वो जो एमएनए एमपीएस के बंदे थे उनको लिया। अब खुद सोचेंगे वो लोग जो मेरिट को रोंद कर आएंगे, जो पैसा देकर आएंगे, वो वहां पर काम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। वो वहां पर उनके उनके चूंकि वो मेरिट को, जब मेरिटेरियस लोगों को आप रोंद कर आगे आएंगे, उनको कुचल कर आप आगे आएंगे, आपके पास जब मेरिट नहीं होगा तो आप वहां पर कोई तब्दीली भी नहीं ला सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 250 ऐसे ही है। को 50 से 55 लाख या 35 से 40 लाख इस तरह की जो खबरें थी मार्केट में कि एक एक डॉक्टर्स को मतलब नौकरी देने के एवज लिया गया। इसी तरह जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको भी ऐसे ही इन्होंने हायर किया है। अब जो मौजूदा कमिश्नर हैं ये बड़े अपराइट मैन हैं। अब ये सुनने में आया है कि जो हायरिंग हो रही है वो नीट एंड क्लीन हो रही है और अब इन्होंने काफी हद तक और इन्हीं ही के दौर में ये चीजें रूल आउट हुई हैं और इन्होंने ही इन चीजों को फिर इन पर जो कमेटी बनी है या दीगर जो चीजें की हैं वो उन्होंने काफी हद तक मतलब वो की हैं जो पेशेंट्स के हक में थी, उन बच्चों के हक में थी या हॉस्पिटल जो लेबर यूनियंस हैं या जो लेबर तबका है उसके हक में जो चीजें हो सकती थी उन्होंने उनको किया है। लेकिन इससे पहले जो थे या उससे पहले जो थे यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इस तरह के काम हुए हैं कि जिनको समेटने में ये जैसे कि एड्स या दीगर कुछ चीजें भी ऐसी हैं जिनको समेटने में बड़ा वक्त लगेगा। और मैं ये समझता हूं कि सिंध गवर्नमेंट के मुंह पर ये एक कलंक का टीका है। ये एक ऐसा वो है कि जो उनका स्लोगन था कि हम वी आर द हेल्थ, ना सिर्फ हम पाकिस्तान बल्कि हम एशिया को, अफगानिस्तान से लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आके कराची से ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। तो उनका ये जो स्लोगन था ये वलीका हॉस्पिटल के इन 200 बच्चों के केसेस में बिल्कुल दफन हो चुका है। वो के सिंध में अच्छी फैसिलिटीज हैं हेल्थ की, लेकिन जब आप नौमौलूद बच्चों को इस तरह की वबा से महफूज नहीं कर सके तो आपको ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है असल कि हम जो है वी आर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर या वी आर द मतलब हम वी आर द चैंपियन एट द ये सेहत के मामले में अगर देखा जाए पाकिस्तान बाकी सूबों की मानता।
बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये जो लोग हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हम तो यही कहेंगे कि ये इंसान कहीं से नहीं है और शायद ये सोच के बैठे हैं कि ये 200 साल ज़िंदा रहेंगे या 50-60 साल भी ज़िंदा रह पाएँगे कि नहीं, क्योंकि आधी ज़िंदगियाँ तो इनकी गुज़र गईं प्लानिंग करते हुए क्राइम्स में आने के लिए, और आधी ज़िंदगी इनकी जो रह गई है 30-40 साल, उसमें कितना कमा लेंगे, क्या-क्या कर लेंगे, पता नहीं किधर को जा रहे हैं लोग, समझ से बाहर है। क्या ये नहीं सोचते? मैं तो यही कहूँगी कि इंसान नहीं है, इंसान के रूप में हैवान फिर रहे हैं और हिसाब तो देना होगा। डॉक्टर साहब, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, हिसाब तो देना होगा, लेकिन जितना जुल्म करेगा उसका हिसाब भी उतना ही सख्त होगा, और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ढील दे रहा है इनको। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। आई होप कि हमारा ये आवाज़ उठाना ही हमारी आवाम के काम आ जाए और कोई एक्शन ले लिया जाए। फ़िलहाल तो हम यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच जी। टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमें ज्वाइन किया है जी स्टूडियो में डॉक्टर शाहिद बशीर ने, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी डॉक्टर साहब, क्योंकि गर्मियों में भी जो दिल की बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और इसमें आप हीट स्ट्रोक कह लें या हीट वेव कह लें, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ये स्वेटिंग की वजह से होता है, ये कैसे होता है, क्या वजह है कि इस सीज़न में ये जो है ये ज़्यादा फेस करना पड़ता है? ख़ासतौर पे हार्ट पेशेंट्स जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और उनको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो क्या कहेंगे, आज इसी हवाले से हम अपने इस शो में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, बॉडी में एक थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम बनाया है अल्लाह ताला ने। उस थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम का जो ब्रेन में जो हेड है ना, जो सेंटर है, वो एक ख़ास एरिया है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। सही। उसके अंदर इंतहाई अल्लाह ताला ने, यानी ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि उसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो कि हमारी जो बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है उसका जो टेम्परेचर है उससे बॉडी जब अफेक्ट होती है तो वो सेंसर जो हैं उनसे इम्पल्सेस जो हैं या न्यूरो जो मैसेजेस हैं वो फिर हमारी स्किन को जाते हैं। अच्छा। और स्किन के अंदर अल्लाह ताला ने स्वेट ग्लैंड्स रखे हैं। सही। ठीक है ना। तो जब बाहर का टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो ख़ास तौर पे गर्मियों में, ये जो मई जून जुलाई ये जो आजकल के जो महीने चल रहे हैं इनमें ख़ास तौर पे ये होता है कि जब हीट वेव बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है जो कि नॉर्मल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 98.6 फ़ारेनहाइट तक होता है। सही। या 37 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं हम उसको। ओके। ठीक है ना। तो वो जब अगर खुदा न खास्ता इनर कोर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो एक ऐसा यानी माहौल या ऐसा एक डिवास्टेटिंग मैं कहूँगा कि एक इम्पैक्ट होता है बॉडी के ऊपर कि बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी काम करना छोड़ जाते हैं। और इस कंडीशन को हम कहते हैं हीट स्ट्रोक या लू लगना जिसे कहते हैं। ख़ास तौर पे इसका जो पहला इफ़ेक्ट होता है वो ब्रेन के ऊपर होता है। उसके बाद फिर जो बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड तो करती है, जैसे स्वेटिंग, जैसे आपने कहा कि स्वेटिंग जो है वो पहला रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। और जब स्वेटिंग जो है वो स्वेट ग्लैंड जो एक्टिवेट होते हैं तो उनके लिए सर्कुलेशन भी तो चाहिए ना ब्लड की, क्योंकि ब्लड जितना सर्कुलेट होगा उससे उतनी ही हीट एवेपोरेट करने की कोशिश करेगी बॉडी। तो कार्डिक जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हार्ट हैज़ टू पंप द ब्लड अप टू द स्किन, टो से लेके वो हेड तक जो है ना जी, सारी जो स्किन है उसके ऊपर जितने भी स्वेट ग्लैंड्स हैं या जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं। डायलेट मतलब फैल जाते हैं। जब वो फैल जाएंगे तो उनमें सर्कुलेशन ज़्यादा होगी ब्लड की, तो इस तरह जो दिल है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा समर में। तो इस वजह से जब हार्ट का बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा तो हार्ट की जो पंपिंग कंडीशन है वो भी अफेक्ट होगी। तो ऐसे मरीज़ जो कि पहले ही हार्ट फेलर के पेशेंट हैं या ऐसे मरीज़ जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका है तो उनके ऊपर जो बर्डन है समर्स में वो दुगना तिगना हो जाता है, जिसकी वजह से उनको चाहिए ऐसे मरीज़ों के वो गर्मियों से पहले या हॉट सीज़न से पहले जाके अपने रेलेवेंट डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से जाके चेकअप करवाएं ताकि उनका जो निज़ाम है
जो बॉडी जो ख़ास तौर पे जैसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में पता होना चाहिए कि उस मरीज़ के ऊपर जो है ना जी वो हार्ट के ऊपर कितना बर्डन है। ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि एक्कोकार्डियोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए दिल के मरीज़ों को समर सीज़न में शुरू में भी, ताकि उनकी पता चले कि इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है। अच्छा। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हार्ट के अंदर पंपिंग कंडीशन जो है वो कैसी है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 50+ है तो इट मीन्स के उस मरीज़ का जो हार्ट है वो बेहतर काम कर रहा है। अच्छा। तो यहाँ मैं एक और टेस्ट जो है, ये स्क्रीनिंग जो है, ये कहाँ से होती है, मतलब हर जगह से एक्कोकार्डियोग्राफी जो है ये अब तो माशाल्लाह हर जगह पे हर तकरीबन जगह से अच्छे हॉस्पिटल में मौजूद है, इवन रिमोट एरियाज़ में भी मौजूद है, लेकिन ये उसको हार्ट पेशेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ ये ज़्यादा है, क्योंकि इसे हम कहते हैं दिल की अल्ट्रासाउंड। जिस तरह हम पेट की अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो ये दिल की अल्ट्रासाउंड जो है ये बेस्ट टेस्ट है। इसके अलावा ईसीजी भी करानी चाहिए, क्योंकि देखें जब समर हीट सीज़न जो ज़्यादा होगा तो हमारी जो स्वेटिंग की वजह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो निकल जाते हैं बॉडी से। जब इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे जैसे सोडियम पोटाशियम ख़ास तौर पे, तो वो हमारे जो दिल की जो रिदम है ना, अरिदमियाज होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये हमारे नोटिस में आया ये बात। तो देखें जब हीट ज़्यादा होगी या हीट वेव ज़्यादा होगी तो उसका जो बॉडी के ऊपर इम्पेक्ट होगा, उसमें सबसे जो ज़्यादा जो बताने वाली चीज़ें हैं नाजरीन को, ये है कि एक तो डिहाइड्रेशन यानी पानी और नमकियात की कमी। इसके लिए चाहिए कि हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए समझ में, और कम से कम एक नॉर्मल इंडिविजुअल को मैं कहता हूँ कि 3 लीटर प्लस पॉइंट पानी जो है ना वो रोज़ाना 24 आवर में पीना चाहिए, ताकि रिहाइड्रेट हो उसका बॉडी जो है। और दूसरी बात अहम ये है कि जब डिहाइड्रेशन होगी तो उसके साथ साथ फिर जो नमकियात हैं बॉडी के वो भी निकल जाते हैं स्वेटिंग में। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए हमें सिंपल वाटर भी पीना चाहिए और साथ लेमन वाटर, यानी उसमें लीमू हम निचोड़ लें कम से कम। रिमोट एरियाज़ में जहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में तो लीमू जो है वो अल्लाह की नेमत है, लीमू जो है वो निचोड़ना चाहिए। उसमें थोड़ी सी अगर पेशेंट जो है वो डायबिटिक नहीं है तो उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल लेनी चाहिए ताकि उसका ग्लूकोज लेवल भी पूरा हो जाए। यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूँगा कि देखें आम तौर पे ये सोचा जाता है कि ज़्यादा गर्मी में जब स्वेटिंग ज़्यादा हो रही हो और एग्जॉस्ट हो रहा हो बंदा तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों को ये बात नोट करनी चाहिए कि जब ज़्यादा स्वेटिंग होगी या हीट वेव ज़्यादा होगी तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो वेज़ोडाइलेटेशन की वजह से, शरियाने खून की फैलने की वजह से कम होगा, तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है, ऊपर से आपकी स्वेटिंग में आपका पानी भी बॉडी का जो है वो इवेपोरेट कर रही है बॉडी, ऊपर से वेज़ोडाइलेटेशन भी हो जाएगी। तो क्या होगा, इन सारे जो अवामिल हैं उनसे क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। तो इसलिए समर में ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को अपनी जो अद्वियात हैं जो कि वो ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हैं उनको रिव्यू कराना चाहिए अपने रेलेवेंट डॉक्टर से। और ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस में ब्लड प्रेशर की दवाइयों को कम कर देते हैं। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ कहूँगा कि जो डायूरेटिक्स हैं, डायूरेटिक्स हम उन दवाइयों को कहते हैं जिनसे पेशाब ज़्यादा आता है मरीज़ को। अब ऊपर से स्वेटिंग तो पहले ही हो रही है गर्मी की वजह से, इसलिए वो जो डायूरेटिक्स हैं उनकी मिकदार भी कम करने की ज़रूरत होती है। सही, यानी कि डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए और उनको जो ये सारी जो एहतियात है ये करनी चाहिए। आपने भी रीजंस बताई। तो इसमें अगर एक हमने देखा आजकल जैसे यंग लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको पता ही नहीं होता कि सिम्टम्स क्या हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ देखें, यंग लोग जो हैं ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा जो कि धूप में काम कर रहे हैं, अब देखें ना मज़दूर हैं या ये जो बिल्डिंग डेवलपर्स हैं, ठीक है ना, या ऐसे लोग हैं जो कि फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, इनमें खिलाड़ी भी शामिल हैं यंग लोगों का, जहां आपने जिक्र किया जो खेल के मैदान में बेचारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना जी। बाज़ मैराथन रनर्स हैं जिनको धूप में जो है ना वो लंबे अरसे के लिए जो है ना वो रनिंग करनी पड़ती है या जॉगिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर होगा उनको चाहिए कि वो पानी एक तो ज़्यादा पिएँ ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरा ये है कि उनको मैं कहूँगा कपड़े ऐसे रंग के पहने जो लाइट कलर्ड हों, ठीक है, और ढीले ढाले कपड़े पहने
यंग लोग जो है ख़ास तौर पे मैंने देखा है वो एक ट्रेडिशनली कह लें या फैशन के तौर पर कह लें कि वो टाइट जो है ना जी वो पहनते हैं ड्रेसेस जो हैं। तो समर में सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि कपड़े जो हैं वो ढीले हों और खुले हों, जिनमें वेंटिलेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके। और दूसरा ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि पानी ज़्यादा पिएं, और पानी में फिर मैंने कहा कि जूसेस ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, या लेमन जो पानी है, कोकोनट वाटर मैं यहाँ कहूँगा कि वो बहुत अच्छा है अगर अवेलेबल हो, क्योंकि उसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। उसके अंदर बॉडी को जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है ना वो कोकोनट वाटर में मौजूद अच्छा, है। बहुत से लोग ये जो क्या कहते हैं आलू बुखारे का शरबत और पता नहीं क्या क्या रेसिपीज आ रही होती हैं टीवी पे, आप ये पिए समर्स में, आप रील्स पे देखें तो उसमें भी समर्स में डिफरेंट मशरूबात कि आप ये बनाएं, तो वो भी अच्छी चीज़ें होती हैं क्या? बिल्कुल, देखें ये जितने भी फ्लूइड्स हैं और जिनके अंदर फिर जैसे हम देखें ORS जो कि हम आमतौर पे डिहाइड्रेशन में बड़ा इफेक्टिव और हम डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं, तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो अब बात यह है कि ये जितने जूसेस हैं अल्लाह ताला ने जो नेचुरल हैं, मसलन जैसे आपने आलू बुखारे का जिक्र किया, फालसे का जिक्र किया, तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं इनमें तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये तो बहुत अच्छे हैं और ये फौरी तौर पे रिलीव भी देते हैं जो इंसान होता है जो काम कर रहा होता है धूप में या एग्जॉस्ट हो रहा होता है। देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ थोड़ी सी ज़रा नाजरीन के लिए कहूँगा, एक होती है हीट एग्जॉस्शन, एक होता है हीट स्ट्रोक। तो हीट एग्जॉस्शन जो है वो एक यानी माइल्ड कंडीशन है, यानी स्ट्रोक से पहले वाली जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि उसमें स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है मरीज़ को, ठीक है ना जी, और उसके अंदर जो स्किन है वो कोल्ड एंड क्लैमी होती है, ठीक है। और जो हीट स्ट्रोक है खुदा न खास्ता वो एक एमरजेंसी का नाम है। हीट स्ट्रोक में मरीज़ का जो मेंटल जो लेवल है वो भी अल्टरनेट होना शुरू हो जाता है, वो यानी उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है, उसमें सीजर्स हो सकते हैं, उसके झटके लग सकते हैं मरीज़ को, उसको सिनकोपी हो सकती है, ठीक है ना, यानी वो बेहोश हो सकता है मरीज़, ठीक है ना। इसी तरह उसको जो है ना जी वो तेज़ बुखार हो सकता है, उसकी स्किन जो होगी वो ड्राई होगी। हीट एग्जॉस्शन में हीट जो है वो उसकी वजह से स्वेटिंग ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही होगी, लेकिन जब हीट स्ट्रोक वाली स्टेज पे वो पहुंचेगा मरीज़ तो उसको यानी वो खुदा न खासा बेहोश हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ को फौरी तौर पर एक तो वहाँ जो जिस जगह पे वो है अगर डायरेक्ट सन एक्सपोजर है उसको फ़ौरन शेड के नीचे और एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में शिफ्ट करना चाहिए फौरी तौर पे, और कॉल करनी चाहिए एम्बुलेंस को ताकि करीबी हॉस्पिटल में जाके फिर हम लोग उसको IV फ्लूइड्स देंगे, ठीक है ना जी, उसकी फौरी मैनेजमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर क्या होता है कि अगर खुदा न खास्ता वो जो हीट स्ट्रोक वाली पोजीशन है वो बहुत यानी ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप कर जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो गया, खुदा न खास्ता मरीज़ को अरिथमियाज शुरू हो गए, उसकी दिल की धड़कन जो है वो बेकायदा हो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो इस सूरत में फौरी तौर पे चाहिए कि उस मरीज़ को शिफ्ट किया जाए किसी ऐसे करीबी हॉस्पिटल में जहाँ उसकी मॉनिटरिंग हो, जहाँ पे उसके टेस्ट किया, पता ही नहीं चलता। हाँ, समटाइम्स वो कह रहे होते हैं ये वैसे ही हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो उसको ये समझ रहे होते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम है, और अगर हार्ट प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको समथिंग एल्स समझ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम? देखिए इसमें अगर तो पहले वो मरीज़ जो है उसको नॉन हाइपरटेंसिव है, मिसाल के तौर पे उसको पहले ब्लड प्रेशर था तो वो सन एक्सपोजर हुआ उसको, या उसको हीट एग्जॉस्शन की कैफियत हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको फौरी तौर पर अपने रेलेवेंट डॉक्टर से जिसको वो पहले दिखा रहा था उसको चेक कराना चाहिए। इसी तरह मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि ऐसे मरीज़ जिनको पहले खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो चुके हैं, या जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, तो उनके ऐसे मरीज़ों को तो मैंने पहले भी गुजारिश की कि प्री समर जो है वो अपनी इवेलुएशन और असेसमेंट करनी चाहिए, और रोज़ाना उनको अगर वो फील्ड में काम करने वाले वर्कर हैं तो उनको रोज़ाना की बेस पे अपने वाइटल साइंस जो हैं वो चेक करना चाहिए। और इसी तरह मैं कहूँगा कि कम अज़ कम एक हफ़्ते में एक दफ़ा उन लोगों को अपनी लैब टेस्ट भी करवाने चाहिए, ताकि उनका पता चले कि उनका जो होमियोस्टेटस है वो क्या है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, गर्मी की वजह से जैसे खून की नालियाँ हैं वो भी फैल जाती हैं और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये किस तरह से बढ़ता है, और किस तरह से कुछ लोगों का लो बहुत हो जाता है समर सीज़न में, कुछ का बहुत हाई हो जाता है, तो ये क्या चक्कर है?
हाँ देखिए, ये तो एमरजेंसी वाली कैफियत खुदा न खास्ता हो जाए जिसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन, तो फिर तो मरीज़ को फौरी तौर पे करीबी हॉस्पिटल में ले जाके उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए। लेकिन हमें जो फौरी तौर पर जो अटेंडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि अगर किसी मरीज़ को ऐसे महसूस, ज़ाहिर है मरीज़ को सिम्टम्स होंगी ना जी, फेंटनेस या फेंटिंग होगी, मरीज़ को थोड़ा सा चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या मरीज़ का जो है ना सबसे जो अच्छा जो साइन है जो कि हम देख सकते हैं वो पल्स है, उसका हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, क्योंकि वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ना जी, यानी दिल जो है वो मरीज़ की अल्लाह ताला ने हर निज़ाम जो है ना वो इंसान की बेहतरी के लिए बनाया है। तो जब हीट स्ट्रोक या समर हीट जो है वो ज़्यादा होगी और स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे या मरीज़ को ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाएगी जिस्म को, तो वो जो सेंसर्स हैं उसके स्किन वाले, वो दिमाग को, जैसे मैंने पहले कहा, हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेंगे, तो हाइपोथैलेमस जो है ना वो फिर आगे से पूरे जिस्म को एक्टिवेट कर देता है। इसमें ख़ास तौर पे एक सिस्टम होता है वो जिस्म में जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। जिस्म में एंजाइम जैसे कार्टिसोल है, एड्रीनालिन है, वो ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, तो बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है नेचुरली, तो ये अल्लाह का डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ जिनका ये डिफेंस मैकेनिज़्म खुदा न खास्ता किसी वजह से कमज़ोर है, जैसे आपने पूछा कि ऐसे मरीज़ जो कि पहले दिल के पेशेंट हैं या ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर जो है ख़ास तौर पे वो ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, तो उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने रेलेवेंट डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पर जाके अपने वाइटल साइंस, अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। उसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर किसी का लो हो रहा है मरीज़ का, तो सिंपली हम उसको ऐसा करें कि उसको ORS दे दें, क्योंकि ORS अवेलेबल होता है आमतौर पे, या हम और कुछ नहीं कर सकते तो लेमन, ब्लड प्रेशर लो में देना है ना, हाँ लो में, और इसी तरह अगर लेमन अवेलेबल है तो उसमें पानी एक गिलास लेके उसके अंदर एक लेमन निचोड़ दें और हल्का सा नमक डाल दें, हल्का सा नमक डाल दें, तो वो उसको पिला दें फौरी तौर पे मरीज़ को, ताकि मरीज़ का जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए और उससे उसकी हालत भी बेहतर हो जाएगी। ओके और हाई में क्या करना चाहिए? हाई में देखें, अगर ये तो वही बात है ना कि चेक किया जाए उस वक्त, तो अगर ब्लड प्रेशर खुदा न खास्ता 170/100 से भी ज़्यादा है, वैसे ऐसा यानी हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्शन में तो नहीं होगा, उसमें तो ज़ाहिर है वो, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का जो है ना सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो ये है कि मरीज़ को रिलैक्स किया जाए पहले, ठीक है ना, ताकि मरीज़ का जो है ना जी उसकी जो कंडीशन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है ना दैट इज़ अ वेरी वेरिएबल एंटिटी। अगर आप अभी कहका लगा के हंस लें और आपको कोई जोक सुना दिया जाए और आपका मूड जो है ना फौरी बेहतर हो जाए, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो डाउन हो जाएगा। अच्छा। ये स्टडीज वगैरह बता रही हैं। अच्छा, जिनका बीपी बहुत हाई रहता है, इट मींस कि उनकी अपनी नेचर जो होती है वो काफी गुस्से वाली होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये हमने नोटिस भी किया है। हाँ, ये चीज जो है ये बड़ी बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है, बड़ा हाई लेवल का गुस्सा होता है, बड़ी शदीद नौयत का और बड़े लॉन्ग टर्म का गुस्सा, लॉन्ग टर्म का गुस्सा आई थिंक जिनको होता है वो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम। उसमें जो सबसे जो पहली चीज होती है वो ये है कि उसको रिलैक्स किया जाए मरीज को, उसको रीएश्योर किया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए कि भाई कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा खैर हो जाएगी। और तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये अगर आप पैनिक कर जाएंगे और अटेंडेंट भी जो है वो भी उसको जरा मजीद एग्रावेट कर देगा, और अक्सर ऐसे होता है, तो वो जो फिर है ना वो वर्स हो जाएगी कंडीशन। अच्छा। तो और कुछ नहीं, तो जैसे अभी हम हीट, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है वो हमारा हीट के और समर के बारे में हो रहा है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि मरीज़ को अगर ऐसी कैफियत हो गई है तो उसको फ़ौरन पानी डालें उसके ऊपर, उसको आइस पैक्स, उसको यानी गीला तौलिया गीला करके ठंडे पानी का, तो वो उसके जिस्म को किया जाए, कोल्ड स्पॉन्जिंग जिसे कहते हैं वो किया जाए, उसके माथे पे, उसके आर्म पिट्स पे, उसके सीने पे, ठीक है ना, और कपड़े जितने मुख्तसर हो सके उसके वो किए जाएं, ताकि उसका जो है ना, इससे फिर उसका क्या होगा कि ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा अगर वो ज़्यादा हुआ तो। वरना आम तौर पे तो ये होता है कि ब्लड प्रेशर इतना प्रॉब्लम नहीं करता जितना कि उसकी जो है ना ब्रेन जो डैमेज होने की वजह से, नर्व्स डैमेज होने की वजह से मरीज़ को ये हमें डर होता है कि कहीं खुदा न खास्ता वो बेहोश ना हो जाए। दूसरा, वो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा होता है उसकी वजह से हमें ये होता है कि कहीं उसका रिदमियाज में ना चला जाए, जो हार्ट के जो बीट है वो इरेगुलर ना हो जाए, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन एक रिदमिया है वो आमतौर पे हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए मरीज़ को फौरी तौर पर जो है वो शिफ्ट करना चाहिए उस एनवायरनमेंट से
शेड के अंदर और एसी वाला जो माहौल है उसके अंदर, और कुछ नहीं तो कूलर आजकल अवेलेबल हैं, वाटर कूलर जो होते हैं उनसे भी मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो जाता है। दूसरा, मरीज़ की काउंसलिंग करें। तीसरा, उसके पास अगर कोई मेडिसिन पड़ी हुई है जो कि वो पहले ले रहा था कोई उसके कंडीशन के लिए, और हार्ट बीट जो तेज़ होती है असल में वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तहत होती है। अच्छा। और जो हार्ट बीट जब तेज़ हो जाती है तो उसकी वजह से भी फिर हार्ट के ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ने का खतरा होता है, इसलिए हमें उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। सही। अच्छा, आपने कहा कि ये जो ब्लड प्रेशर हाई होता है ये हीट वेव में या गर्मी के सीजन्स में उसकी हीट वेव की वजह से नहीं होता, इसके क्या सिम्टम्स है और इसकी क्या रीजंस क्या होती है, इसके पीछे क्या कॉजेज होती हैं? ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की, हाई होने के पीछे, हाँ ब्लड प्रेशर देखें वो, हाँ वो तो यानी इस यूँ समझें कि एक नया टॉपिक हो जाएगा, इस पे हम इंशाल्लाह प्रोग्राम भी करना चाहिए हमें, और करेंगे इंशाल्लाह। असल में ब्लड प्रेशर जो है ना जी, वो उसकी जो मेन रीज़न है ज़्यादा होने की आजकल वो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस है। देखें, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, ये ब्लड प्रेशर के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह। और दूसरी वजह जो है वो फूड है हमारी, जो आजकल हम स्पाइसी फूड हम इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे जैसे आपने हाँ यंग लोग आपने जिक्र किया था, तो यंग लोग जो हैं हमारे वो ये जो हम फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं ना रिफाइंड जो फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, जिसके अंदर जो है ना स्पाइस ज़्यादा होता है, ठीक है ना, नमकियात ज़्यादा होते हैं, वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करने की आजकल सबसे बड़ी वजह है। तो ब्लड प्रेशर जो है उसके मरीज़ों को ख़ास तौर पे चाहिए कि हम जो दवाइयाँ जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, मैं फिर कहूँगा कि वो समर में वो ज़रा उनको रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, क्या होता है हमारे यहाँ लोग एक दफ़ा अगर डॉक्टर के पास चले जाते हैं कोई, तो फिर उसके बाद 4-5 साल तक वो उसी दवाइयों पे चल रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं क्या जाना, क्या चेकअप करवाना, बस वो दवाइयाँ हमें दी हुई हैं, हम वो खा रहे हैं। ब्लड प्रेशर के तो ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि बस वो जब हाई होगा तो ले लेंगे, जब लो होगा तो कुछ कर लेंगे, बट वो फिर दोबारा से डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो कितने अरसे बाद ये चेकअप होना ज़रूरी है? हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और यही डायलीमा मैं कहूँगा इसको, कि दिस इज़ अ डायलीमा इन पाकिस्तान स्पेशली। ये मैं यूँ कहूँगा कि ये जहालत है एक किस्म की, बिल्कुल इग्नोरेंस है। तो मरीज़ जो देखें, ब्लड प्रेशर का मरीज़, जैसे आपने, क्योंकि आज जो बात आप कर रही हैं वो ब्लड प्रेशर के मुतालिक है, ब्लड प्रेशर जो है उसका कम से कम 1 महीने में एक दफ़ा डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर के मरीज़ को ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि देखें मंथली जाना चाहिए, और हमारे यहाँ सालों नहीं जाते लोग। हाँ, और उसमें फिर देखें कि उसकी ख़ास तौर पे देखें ब्लड प्रेशर की जो सबसे बड़ी नोन वजह है ना, वो आप हैरान होंगे, वो किडनीज़ हैं। और 90% ब्लड प्रेशर की जो वजह है वो मालूम ही नहीं है, जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। ये मेडिकली प्रूव्ड है, यानी इस पूरी दुनिया में। किडनीज किस तरह से हैं? किडनीज इस तरह है कि किडनीज जो हैं वो फिल्टर करते हैं ना हमारे पूरे जो होम्योस्टेसिस निज़ाम का, जो जिसे कहते हैं, मतलब खुदा न खास्ता किडनीज फेलियर की तरफ जा रही हो तो ये होता है, तब भी हो जाता है। और दूसरा ये कि जब वो किडनीज जो हैं, वो जो साल्ट हम खाते हैं, वो जो स्पाइस हम खाते हैं, वो पानी जो है वो फिल्टर, तो किडनीज़ में अल्लाह ताला ने एक छोटी छोटी सी छलनियाँ बनाई हुई हैं, जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। वो नेफ्रॉन्स जो हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से उनमें इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, या उनको खुदा न खास्ता किसी किस्म का भी, और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो आर्गन है, जो हमारी यानी कहते हैं ना गलत फूड खाने का, वो उनमें सबसे मेजर जो आर्गन है वो किडनीज़ है, क्योंकि किडनी हैज़ टू फिल्टर। इंसान सो रहा होता है लेकिन वो उसके जो फ्लूइड्स हैं उनको फिल्टर कर रहा होता है। तो ये एक नई स्टडी आई है जिसमें ये देखा गया कि उन्होंने हज़ारों मरीज़ों के ऊपर ये स्टडी करके ये कंक्लूजन निकाला कि ब्लड प्रेशर के जो 10% पेशेंट्स हैं दुनिया में, उनमें जो वजह है वो बेसिकली किडनीज़ होते हैं। तो किडनीज़ में कोई ना कोई इन्फेक्शन होगी, किडनीज़ में कोई इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग किडनीज़ के टेस्ट ही नहीं करवाते, वो वाली बात को मैं एंडोर्स कर रहा हूँ। तो इसलिए ये चाहिए कि ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो हैं उनको अपने रेलेवेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कम से कम 1 महीने में एक दफ़ा जाके अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करना चाहिए। यहाँ पर एक मैं और जिक्र करना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर को चेक करना जो है ये भी एक बहुत यानी एक किस्म का ये एक जॉब है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू चेक द ब्लड प्रेशर, ये एक डॉक्टर ही कर सकता है, ठीक है ना। आपने कफ कैसे इन्फ्लेट किया, ठीक है, कफ का और आपके हार्ट का लेवल क्या होना चाहिए, आर्म जो है उसको किस पोजीशन में होना चाहिए,
ठीक है ना जी। और मरीज़ को ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले रिलैक्स कैसे करना चाहिए, ठीक है ना जी। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे लेते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे लेते हैं। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। ब्लड प्रेशर लेना और करेक्ट ब्लड प्रेशर लेना में बड़ा फ़र्क है। करेक्ट ब्लड प्रेशर, सही ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करना एक डॉक्टर का काम है, तो इसलिए डॉक्टर से ही ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वाकई में ब्लड प्रेशर चेक करना एक डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या हमने देखा, ये भी एक अच्छी बात है, अवेयरनेस आगे घरों में मशीन्स रख ली हैं डिजिटल, और मैंने देखा कुछ लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि क्योंकि उनकी मदर को है, फादर को है, तो वो डेली कुछ चेक कर रहे होते हैं, जहाँ गड़बड़ देखते वहाँ फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, और ये बहुत अच्छा है। इतनी अवेयरनेस मेरा ख्याल है आजकल सबको होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप आए शो पे, बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही जी हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।